एक ऐसी कंपनी जिसने अपने फीचर फोन से 70% तक का मार्केट जो है वो कैप्चर कर लिया हो। बाकी जो कंपनीज थी मोबाइल फोन्स के अंदर वो अपने प्रोडक्ट बेच ही नहीं पा रही थी। टॉप 50 के अंदर हमेशा कम से कम 20 मोबाइल जिस कंपनी के हुआ करते थे, आज वो कंपनी हमें इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। 2 बार वो कंपनी फेल हो चुकी और अब अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। और आज के टाइम पे हमें बहुत ही कम फोन उस कंपनी के देखने को मिलते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आज नोकिया को हम लोग लगभग भूलते से जा रहे हैं, जबकि हमारा सबका पहला मोबाइल नोकिया का ही हुआ करता था। नमस्कार, मैं हूं सुनील जागीर और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों नोकिया फेल हुआ या फिर नोकिया को किसने फेल किया। बात करें नोकिया की स्टार्टिंग की तो नोकिया जो है वो फिनलैंड की एक कंपनी थी 1865 के अंदर जिसकी स्टार्टिंग हुई। नोकिया पहले मोबाइल इंडस्ट्री में नहीं हुआ करती थी। मोबाइल इंडस्ट्री के अलावा वो पहले अलग इलेक्ट्रॉनिक्स और पेपर बिजनेस के अंदर हुआ करती थी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था नोकिया को ये रियलाइज हुआ कि हमें जो है मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कदम रखना चाहिए। और नोकिया ने अपना सबसे पहला जो एक्विजिशन था मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर वो था मोबिरा का, और मोबिरा कंपनी को नोकिया ने एक्वायर कर लिया। 1992 के अंदर मोबिरा का सबसे पहला फोन मोबिरा सेनेटर यहाँ पे लॉन्च हुआ, जो कि एक 10 किलो का भारी भरकम फोन था। और ये एक कार फोन था जिसे आप जो है अपने कार के अंदर कैरी कर सकते थे, लेकिन इस फोन से आप जो है बाहर बात नहीं कर सकते थे, वो केवल कार के अंदर ही ऑपरेट होता था। 1994 आते आते उस फोन को थोड़ा और चेंज किया और नोकिया ने अपना दूसरा मोबाइल फोन लॉन्च किया जिसका नाम था मोबिरा टॉकमैन। और ये मोबाइल था जो 5 किलो का फोन था और ये पहला ऐसा फोन था जिसे आप जो है ट्रांसपोर्ट के अंदर काम में ले सकते थे। ट्रांसपोर्टेबल जो है फोन था, इसको आप जो है कहीं भी लेके जा सकते थे। लेकिन जब 1987 आया और 1987 आते आते नोकिया ने एक ऐसा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको आप जो है कहीं पर भी लेके जा सकते थे, जिसको आप जहां मर्जी वहां पे बात कर सकते थे। और ये जो फोन था वो था मोबिरा सिटीमैन, एक ऐसा मोबाइल फोन जो केवल 800 ग्राम का था। और इसी मोबाइल फोन ने मोबाइल की जो पूरी दुनिया थी उसको बादल करके रख दिया। एक ऐसा फोन जिसने नोकिया को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को, पूरी की पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को एक नया जन्म दे दिया था। और साथ ही साथ इसी मोबाइल के साथ में स्टार्ट होता है जीएसएम का, जो आज हम लोग 2G 3G 4G जो फोन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो नेटवर्क हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो पहली नींव जो रखी गई थी वो रखी गई थी जीएसएम नेटवर्क से, यानी कि जो 1G नेटवर्क था उससे। यहाँ पे 1991 के अंदर फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैरी होलकेरी ने यहाँ पे सबसे पहला कॉल किया था इस सिटीमैन मोबाइल फोन से, और उनको हर जगह अक्सर इस फोन को कैरी करते हुए देखा जा सकता था। साल आता है 1992 का और यहाँ पर 1992 के अंदर नोकिया अपना फोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है नोकिया 1011। और इस मोबाइल फोन के साथ में नोकिया जो है वो यूएस और यूरोपियन मार्केट के अंदर अपना एक्विजिशन जो करता जा रहा था, अपनी एक्सपेंशन बढ़ाता जा रहा था। और इसी के साथ में नोकिया अपनी नई ग्रोथ की जो कहानी है वो लिख रहा था। आगे आता है साल 1994 और 1994 के अंदर एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरी की पूरी नोकिया की किस्मत ही बदल के रख दी। और यहाँ पर जो प्रेडिक्शन नोकिया ने किया था अपने मोबाइल फोन्स को लेकर के वो पूरी तरह से कि उम्मीदों से कई गुना ज्यादा यहाँ पे निकल कर आया। 1994 के अंदर नोकिया ने अपनी सीरीज लॉन्च की 2100 के नाम से, और यहाँ पे सीरीज इतनी सक्सेसफुल रही कि जहाँ पे नोकिया प्रेडिक्ट कर रहा था कि वो इस मोबाइल फोन सीरीज के अंदर 4 लाख मोबाइल फोन तो आराम से बेच लेगा। वहीं उन्होंने टोटल 2 करोड़ फोन जो है वो बेच डाले इसी सीरीज के। और यहीं से नोकिया का एक नया ब्रांड वैल्यू, एक ब्रांड ट्रस्ट और एक ब्रांड नेम जो है वो बढ़कर सबके सामने आने लगा। और इसी ब्रांड वैल्यू के ताकत पे नोकिया जो आगे बढ़ता चला गया। अब यहाँ पे नोकिया के जो है वो मोनोपोली होने लगी मार्केट के अंदर। नोकिया अपने आप को इतना ज्यादा एक्सपेंड कर रहा था कि बाकी जो प्लेयर्स थे मोटोरोला जैसे, उनको वो एक तरह से खत्म करता चला जा रहा था। नोकिया अपने कंपटीटर मोटोरोला को इतनी बुरी तरीके से मात दे रहा था कि मोटोरोला को अपने मोबाइल फोन बेचने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी। वहीं पे नोकिया जो है वो रिटेलर्स के पास में धड़ाधड़ अपने आप बिका जा रहा था। और यही से नोकिया जो है वो अपनी एक नई कहानी लिखना शुरू करता है। और नोकिया अपने अलग अलग फ्लैगशिप फोन जो है यहाँ पे अलग अलग फीचर फोन जो है वो यहाँ पे लॉन्च करता है। और लॉन्च के साथ में ही सारे के सारे जो फोन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे धड़ाधड़ बिकने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर नोकिया जो वो 3 चीजों को बहुत ज्यादा यहाँ पे समझता है। सबसे पहले वो मार्केट की जो नीड थी उसको बहुत ज्यादा समझता है, जो लोगों को चाहिए था उसको फुलफिल करता
करता है, लोगों की नीड को अंडरस्टैंड करने के बाद में उन्होंने जो कंप्लीट अडॉप्शन कर्व आता है मार्केट के अंदर, जब भी आप किसी मार्केट को देखते हो तो उसके अंदर एक अडॉप्शन कर्व जरूर से बनता है जब किसी चीज की डिमांड जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नोकिया ने उस अडॉप्शन कर्व को समझा, मार्केट की नीड को समझा, लोगों की नीड को समझा और मार्केट को समझते हुए उसने जल्दी से न केवल यूरोपियन और यूएस की मार्केट के अंदर बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर उसने बढ़ना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे अब जो एशिया का मार्केट था उसको भी नोकिया कैप्चर करने लगा था। 1999 आते तक नोकिया ने प्रेडिक्ट किया था कि जो मोबाइल फोन इंडस्ट्री है वो यहाँ पे $40 मिलियन की यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो होने वाली है। ये नोकिया का प्रेडिक्शन था और नोकिया जो इसी तैयारी के साथ में चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट साइज है वो इतना बढ़ गया कि नोकिया ने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। नोकिया के अकॉर्डिंगली जो मार्केट यहाँ पे $40 मिलियन का होने वाला था वो मार्केट यहाँ पे $250 मिलियन का हो गया। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो है वो मोबाइल फोन की और ज्यादा निकल करके यहाँ पे आने लगी। मोबाइल फोन की मार्केट के अंदर 97 98 तक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नोकिया ने पूरा का पूरा 25 से ज्यादा % का मार्केट जो है वो कंप्लीट एक्वायर करके रखा था। कंप्लीट उन्होंने होल्डिंग बना के रखी थी 25% नेटवर्क के ऊपर और बाकी का जो 75% मार्केट शेयर था उसके अंदर बाकी जो अलग प्लेयर्स थे वो यहाँ पे खेल रहे थे। साल आता है 2003, 2004 और 2005 का और यहाँ पर नोकिया जो वो रिलीज करता है अपने दो स्पेशल फोन्स नोकिया 1100 और 1110। एक ऐसे दो फोन थे जिनके आप सब लोग एक टाइम पे फैन रहे होंगे। इनफैक्ट आप लोगों ने वो फोन जरूर से चलाए होंगे और यहाँ पे ये फोन इतने ज्यादा बिकने लगे जिस इंसान को देखो वो इंसान जाकर के सीधा रिटेल के पास में नोकिया 1100 देना, नोकिया 1110 देना, नोकिया 1100 देना, ये जो चीजें हैं वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। और इसी दो फोन ने नोकिया को पूरा 70% तक का मार्केट जो है वो एक्वायर करके दे दिया। अब यहाँ पे नोकिया जो है वो एक बहुत बड़ा जायंट बन चुका था, ग्लोबल जायंट यहाँ पे बन चुका था और अपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री का नोकिया जो है वो राजा बन चुका था। बाकी जो छोटे मोटे जो कंपटीटर्स थे वो यहाँ पे सब लोग आउट होते चले जा रहे थे और चीजें जो है वो केवल और केवल नोकिया के फेवर में और नोकिया के हाथ में आने लगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी कंपनी थी यानी कि जो 50 बिलियन की कंपनी थी उसे 7 बिलियन के अंदर बेचना पड़ गया। ऐसा क्या हुआ, कैसी वो यहाँ पे गलतियां होने लगी, कैसी वो गलतियां होने लगी, क्या वो गलतियां होने लगी जिसकी वजह से नोकिया जो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। 2005 तक 2006 तक तो नोकिया जो है वो किंग रहा। नोकिया जो है अपने मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंड करता चला जा रहा था। लेकिन अब साल आता है टेक्नोलॉजी का, अब साल आता है सॉफ्टवेयर का। अब तक जो खेल चल रहा था वो चल रहा था पूरा का पूरा मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर हार्डवेयर का, जहाँ पर नोकिया जो वो किंग था। नोकिया के फोन्स को अगर आप फेंकते भी थे तो वो टूटते नहीं थे। लेकिन अब जो है मार्केट धीरे धीरे चेंज होने लगा था, टेक्नोलॉजी वो डेवलप हो रही थी, नए नए इनोवेशंस आ रहे थे। जहां 2008 के अंदर नोकिया ने 450 मिलियन से भी ज्यादा हैंडसेट यहाँ पे भेजे थे, अब यहाँ पे गेम जो वो चेंज होने वाला था। अब जो चेंज मार्केट के अंदर आ रहा था उसके लिए नोकिया रेडी तो था, लेकिन अपने आप को उस जगह पे फिट करने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई उसको करनी भी बाकी थी। अब साल 2008 के अंदर दो ऐसे बड़े जायंट्स जन्म ले चुके थे अपनी मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें से पहला था एप्पल और दूसरा था गूगल। और दोनों के दोनों जायंट्स ही इतने ज्यादा पावरफुल कि वो अपना एक इकोसिस्टम जो है वो बनाते चले गए और बनाते बनाते इतना एक बड़े जायंट बन गए कि यहाँ पर नोकिया जो है वो अपने सिम्बियन ओएस के सामने कहीं भी टिकने को तैयार नहीं था। 2009 और 2010 के अंदर अब जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर के अंदर जा चुकी थी। पूरा का पूरा जो चेंज है इंडस्ट्री के अंदर वो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर के अंदर जा चुका था। लोग हार्डवेयर को कम यहाँ पे चाह रहे थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि उनको फोन के अंदर जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा फीचर्स देखने को मिले, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा फंक्शन उनको देखने को मिले, नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिले सॉफ्टवेयर के अंदर। और उन्हीं चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ पे गूगल ने एंड्रॉइड को एक्वायर करके पूरा का पूरा मार्केट जो है वो एंड्रॉइड से कैप्चर करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे एप्पल जो है वो अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है उनका क्लोज इकोसिस्टम वो यहाँ पे पहले से बिल्ड करके रखा ही था। और एप्पल की एंट्री की बात हम लोग बाद में करेंगे कि एप्पल जो है कैसे ग्रो हुआ, लेकिन यहाँ पे इतना जान लीजिए कि एप्पल जब आया था तो एप्पल ने एक ऐसी कमिटमेंट की थी कि उनके पूरे फोन के अंदर आप सारे वो काम कर सकते हो जो आज से पहले नहीं कर सकते थे। और एक ऐसा फोन एप्पल जो है वो रिलीज करने जा रहा है जिसको दुनिया का सबसे बेस्ट फोन माने जाने वाला है। और यहाँ पर इसी कमिटमेंट के बाद में जो है चीजें और ज्यादा चेंज होना शुरू हो गई। गूगल जो है वो और ज्यादा रैपिड यहाँ पे अपनी ग्रोथ को लेकर के वर्क करने लगा। लेकिन यहाँ पर नोकिया जो वो अभी भी अपने जो पुराना का पुराना जो उनका फ्लैगशिप जो फोन्स थे पुराने वाले उन्हीं को लेकर के यहाँ पे आगे पीछे हो रहा था और अपने जो सिम्बियन ओएस है उसके साथ में चिपक करके आगे अपने मोबाइल फोन को बेचने में लगा हुआ था। अब यहाँ पे साल आता है 2010 का और 2010 तक आते आते नोकिया को यूएस मार्केट के अंदर और यूरोपियन मार्केट के अंदर जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया था एप्पल और गूगल ने। और यहाँ पे अब केवल एशिया का जो मार्केट था वो यहाँ पे बचा था, जहां पर भी अब जो चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो यहाँ पे और ज्यादा निकल करके आने लगे। और चाइनीज जो मोबाइल फोन मेकर्स थे वो इतने सस्ते फोन यहाँ पे बना रहे थे कि
नोकिया जो उनसे भी यहाँ पे कम्पीट नहीं कर पा रहा था। अब 2010 के अंदर आते आते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये लगने लगा था कि नोकिया को बचाने का एक ही तरीका है, वो है इनका सीईओ। ओली पेका जो इनका सीईओ थे उनको अब यहाँ से कंपनी बाहर कर देती है और कंपनी ये सोचती है कि केवल इसी एक सीईओ की वजह से हमारी कंपनी वो डूब रही है, इसे कंपनी को सही से आगे रन नहीं कर पा रहे हैं। और एंट्री होती है नए सीईओ की, जो यहाँ पे आते हैं स्टीफन इलोप, और ये नए सीईओ कंपनी को अब एक नई डायरेक्शन देने का काम करते हैं। स्टीफन इलोप के आते ही कंपनी जो है वो एक नए डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि स्टीफन इलोप जो है वो कौन है और कहां से आए थे, और ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहीं से जो आगे की कहानी है उसको आप जो है लिंक कर पाओगे। स्टीफन इलोप जो थे वो ये थे इंटरनल बिजनेस हेड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के, नोकिया को ज्वाइन करने से पहले। और अब यहाँ पे स्टीफन इलोप जो है वो आते हैं और आते ही सबसे पहले एक स्टेटमेंट देते हैं नोकिया के बारे में कि नोकिया जो है वो एक ऐसी कंपनी है जिसके चारों तरफ अब आग लगी हुई है, और यहाँ पे आग के साथ में हमारे पास में एक नदी है जिसके अंदर हमें कूदना है। अगर हम लोग नहीं कूदे तो हम आग से खत्म हो जाएंगे, और हमें इस नदी के अंदर अब कूदना ही है जिससे हम अपने आप को बचा सके। अब यहाँ पे जैसे ही स्टीफन इलोप आते हैं कंपनी के अंदर तो लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंज आने वाला है इंडस्ट्री के अंदर, नोकिया जो वापस से बाउंस बैक करेगा। और नोकिया ने कोशिश भी की बाउंस बैक करने की, लेकिन कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए। अब एक ऐसा इंसान आपकी कंपनी के अंदर आ चुका हो जो आपकी कंपनी को ग्रो तो करेगा, लेकिन वो किस हिसाब से ग्रो करेगा वो आप नहीं जानते। आपको लगेगा कि ये ग्रो होने वाली है, लेकिन ये ग्रो अब नहीं होगी। स्टीफन इलोप ने आते सबसे पहले दो बड़ी गलतियां की। पहली गलती जो थी वो थी यहाँ पे अडॉप्शन जो आ रहा था मार्केट के अंदर, मार्केट की जो नीड थी, मार्केट के अंदर जो इकोसिस्टम बना हुआ था उस इकोसिस्टम के साथ में न जाने का। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती थी नोकिया की वो थी मीगो ओएस को बंद करने। नोकिया ने अपने मीगो ओएस के साथ में एक फोन यहाँ पे लॉन्च किए थे कुछ, और वो फोन जो आते थे इतने धड़ाधड़ बिकने लगे कि ऐसा लगा था लोगों को कि नोकिया जो वो बहुत ज्यादा जल्दी से एक्सपेंड कर जाएगा और अपना एक मार्केट जो वापस से क्रिएट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे स्टीफन इलोप के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। स्टीफन इलोप जाते हैं गूगल के पास में, और गूगल से मीटिंग होने से पहले ही उनको ये लगता है कि अगर मैं गूगल का एंड्रॉइड यहाँ पे ले लेता हूँ तो मुझमें और बाकी जो कंपनीज है उसके अंदर क्या फर्क रह जाएगा, मुझे जो है वो हटके अलग रहना होगा, मुझे जो है इस रेड ओशन के अंदर नहीं जाना, मुझे अपने अंदर ब्लू ओशन के उससे मजे लेने हैं, और अपने आप को ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की तरफ वो बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी गलती आती है ब्लू ओशन के अंदर जाने के साथ साथ अपने मीगो ओएस को खत्म कर देने की, वो नोकिया को और डुबाने वाली थी। नोकिया जो है वो गूगल के पास में न जाकर के जाता है माइक्रोसॉफ्ट के पास में, और यहाँ पे कोशिश करता है कि हमें जो है माइक्रोसॉफ्ट का ओएस यहाँ पे मिल जाए। और यहाँ पे फिर आती है तीसरी गलती, जहाँ पे नोकिया जो है वो अपने आप को खत्म करने के लिए रेडी हो चुका था। स्टीफन इलोप जाकर के मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से, और माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ उस टाइम पे थे स्टीव बामर, और ये दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग जो है नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट को कंबाइन करके नए फोन यहाँ पे लॉन्च करेंगे। अब यहाँ पर स्टीफन इलोप जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव थे, इतने कम्पिटिटिव थे कि ये किसी भी ब्रांड को बहुत ज्यादा आगे ले जा सकते थे, लेकिन इनके पास में जो थी विल जो थी वो नहीं थी। नोकिया को आगे ले जाने की विल इनके पास में नहीं थी। ये चाहते थे कि कैसे जैसे करके नोकिया जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में मर्ज हो जाए, और यहाँ पे स्टीव बॉमर की जगह नेक्स्ट जो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के वो स्टीफन इलोप यहाँ पे बन जाए, और इसी चीज को लेकर के वो नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मर्ज करा देते हैं। और मर्ज कराने के बाद में धीरे धीरे ये फोन्स लॉन्च करते हैं, और लॉन्च करने के साथ में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो नोकिया को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देता है। उनकी जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे नहीं रखता है, और बिना नोकिया की ब्रांडिंग के ही फोन जो है मार्केट के अंदर उतार देता है। और वो फोन थोड़े दिन तो चलते हैं, उसके बाद में नोकिया और जो माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल फोन्स का जो हाल हुआ था वो आप सभी को पता। अब यहाँ पे नोकिया को जो है वो कंप्लीटली बेचा जाता है माइक्रोसॉफ्ट को $7 बिलियन के अंदर। $50 बिलियन की कंपनी को $7 बिलियन के अंदर बेचना ये बहुत ही खराब डिसीजन था, और उसी के साथ में नोकिया जो है पूरी तरीके से बंद होने को तैयार हो चुकी थी। और यहाँ पर और जो सीईओ थे उनको भी यहाँ से हटा दिया जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपने फोन जो है मार्केट के अंदर लॉन्च करती है साल 2012-13 के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका था एक नए ओएस को मार्केट में लाने के लिए। इससे अच्छा तो अगर वो मीगो ओएस को रखते और अपने मोबाइल फोन्स को आगे बढ़ाते तो शायद मोबाइल फोन्स और ज्यादा चल जाते हैं, लेकिन कंपनी यहाँ पे जो है वो कंप्लीटली बंद होने की कगार पे आ गई। अब यहाँ पे साल आता है 2014 का, और यहाँ पे एक नया सीईओ आता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, हमारे सत्य नडेला। और यहाँ पे सबसे पहला काम जो सत्य नडेला आते ही करते हैं वो करते हैं कि नोकिया को पूरी तरीके से वो माइक्रोसॉफ्ट से अलग कर देते हैं। यहाँ पे
आते ही सबसे पहले स्टेटमेंट दिया जाता है कि नोकिया को एक्वायर करना $7 बिलियन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट चाहता था कि हमें मोबाइल फोन सेगमेंट के अंदर भी एंट्री लेनी है और उसके लिए उन्होंने नोकिया को एक्वायर किया था। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि नोकिया को क्यों एक्वायर किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एप्पल और गूगल को देख करके यहाँ पे काफी ज्यादा जेलस हो रहा था कि ये दो जो बड़े जाइंट्स हैं वो मोबाइल फोन इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम जो है इस मार्केट को कैप्चर कर सकें। उनको चाहिए था कि हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर पड़ा है, हमें केवल एक हार्डवेयर की जरूरत है और उस हार्डवेयर से हमें जो बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे होगा। और हार्डवेयर के लिए उन्होंने नोकिया को एक्वायर किया, ऐसा उस टाइम के ऑफिशियल्स बताते हैं। लेकिन अगर नोकिया को ही एक्वायर करना था तो फिर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो नोकिया की ब्रांडिंग क्यों हटा रहा था? ये चीजें लोगों को हजम नहीं हो रही थी और यहीं से कंपनी जो है वो पूरी तरीके से बंद होने की कगार पे आ चुकी थी। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपने फ्लैगशिप फोन के साथ साथ में जो उनके स्क्रीन टच फोन थे उनके साथ साथ में यहाँ पे कुछ फीचर फोन भी रिलीज करा था, जिनको कम्पीट करने के लिए जो चाइनीज इंडस्ट्री के जो फोन्स थे, चाइनीज जो ब्रांड्स थे, वो यहाँ पे उन्हीं की कंपेटिटिव प्राइसेस के अंदर स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे थे, जहां से माइक्रोसॉफ्ट को कंपटीशन और ज्यादा टफ मिलने लगा। फीचर फोन के अंदर वो लोग अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए और वहां से भी उनको एग्जिट लेना पड़ा। अब साल आता है 2016 का और 2016 के अंदर आते आते एक नई कंपनी आती है जिसका नाम था HMD ग्लोबल, और ये वो कंपनी थी जिसको नोकिया के कुछ एक्स एम्प्लॉइज ने मिलकर के बनाया था। और ये जाते हैं सीधे के सीधे सत्य नडेला के पास में और वहां से बाइंग और सेलिंग जो राइट्स है नोकिया के वो खरीदते हैं, नोकिया को एक्वायर करते हैं वहां से और वापस से नोकिया के अंदर जो जो गलतियां पहले हुई थी उन सबको बंद करके एक नया ब्रांड ये लोग लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे 2016 के अंदर आते ही HMD ग्लोबल के हाथ में नोकिया की कमांड आते ही फोन जो है वो धड़ाधड़ फिर से बिकने लगे। यहाँ पे उन्होंने जितने भी उनके पहले जो फीडबैक्स थे उनको यहाँ पे समझा, जो भी इन्होंने गलतियां की थी उनको समझा और साथ ही साथ जो इनको चाहिए था कि मार्केट को एक्वायर करने के लिए कौन कौन सी चीजें इनको चाहिए होगी उन सबको जितना जल्दी हो सका था उतना जल्दी अपने अंदर अप्लाई करते चले गए। और अप्लाई करने के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एक जो सबसे बड़ा काम किया, जो सबसे इनका जो बड़ा फैक्टर निकल कर गया सक्सेस का, वो था कि उन्होंने नोकिया की जो ब्रांडिंग थी उसको एज इट इज रखा। नोकिया की जो ब्रांड रिकॉल वैल्यू थी, नोकिया की जो ट्रस्ट था लोगों के अंदर, पावर थी लोगों के दिमाग के अंदर, जो क्या नोकिया अगर है तो कुछ अच्छा प्रोडक्ट देगा, इस तरह की जो चीजें पूरे मार्केट के अंदर फैली हुई थी उनको अपने अंदर वापस से लेके आए, इन चीजों को वापस अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट किया और नोकिया की नई स्टार्टिंग की। और उसके बाद में नोकिया ने अपने कदम कभी भी पीछे नहीं हटाए। आज भी नोकिया जो है अपने पहले के जो फीचर फोन थे उनको यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, उनके साथ में ऑपरेट कर रहा है और अब नोकिया अपने फोन्स के अंदर गूगल को यानी कि एंड्रॉइड जो ओएस है उसको यहाँ पे काम में लेता है और एंड्रॉइड ओएस के साथ में सारे फोन जो है वो बनाता चला जा रहा है। मिड रेंज सेगमेंट के फोन बना रहा है जो 10,000 से 15,000 की रेंज के बीच में आते हैं और कुछ जो फीचर फोन्स थे जो 1200, 1500, 2000 की रेंज के आते थे वो फोन भी आज यहाँ पे नोकिया जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। और वापस से नोकिया जो है अपने आप को इस मार्केट के अंदर लीडर बनाने की पूरी कोशिश। अब यहाँ पे ये तो हो गई नोकिया की बात कि नोकिया ने किस तरह से पूरे मार्केट के अंदर पहले अपनी मोनोपोली क्रिएट की, नोकिया कैसे डूबा, कैसे उन्होंने बाउंस बैक किया। अब यहाँ से हम लोग जो लेसन्स लेने वाले हैं, इस पूरी केस स्टडी के जो लेसन्स लेने वाले हैं वो क्या है, अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करके उनको आप अच्छी ग्रोथ दे सके अपने ब्रांड की और अपने ब्रांड को एक जो है नया मुकाम देना चाहते हो। तो ये 4 जो लेसन्स हैं वो आप यहाँ से सीख करके जाइए। सबसे पहला लेसन जो आता है वो आता है यहाँ पे, अगर आप अपने कस्टमर्स और जो रिटेलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके साथ में अगर अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो आप जो है बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं। नोकिया जो है सबसे पहले यही गलती करता था। जब नोकिया बहुत बड़ा जायंट बन गया था तो वो अपने रिटेलर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को उतना अच्छा मैनेज नहीं करता था, उतना अच्छा उनके साथ में रिलेशन जो है वो मैनेज नहीं करता था। वो केवल और केवल कस्टमर्स का ध्यान देता था। लेकिन आज के टाइम पे नोकिया जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी और रिटेलर्स को भी सबको अच्छे से रिलेशनशिप मैनेज करके चलता है। दूसरी चीज जो आप यहाँ से सीख सकते हो वो आती है रोंग हायरिंग। अपने कंपनी के अंदर कभी भी अगर आप हायरिंग कर रहे हो तो किसी ऐसे इंसान को मत हायर करो जिसके अंदर कैरेक्टर्स नहीं हो, जिसके अंदर कंपिटेंस चाहे कितना भी हो, अगर कैरेक्टर्स नहीं है तो वो आपकी कंपनी को जरूर से ग्रोथ देगा लेकिन नेगेटिव वे के अंदर, और आपकी कंपनी को यहाँ पे डुबा के चला जाएगा। तीसरी चीज जो आप यहाँ से सीख सकते हो वो आती है यहाँ पे रोंग एक्विजिशन। नोकिया ने अपने फोन के अंदर से मीगो ओएस को हटा करके माइक्रोसॉफ्ट का ओएस लेके आया, वो उनकी बहुत गलत एक्विजिशन थी। अगर वो नहीं करता तो आज शायद नोकिया एक अलग ही मुकाम पर होता। फोर्थ पॉइंट यहाँ आता है वो आता है स्लो मूवर। कंपनी जो है जब माइक्रोसॉफ्ट के पास में बेची गई तो वो इतने स्लो थे कि वो अपने कॉम्पिटेंस के पीछे चल रहे थे। उनसे आगे निकलने के लिए, उनसे कुछ स्पेशल करने के लिए नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे थे जो अपने कस्टमर्स को वो एक्वायर कर सके, उनको अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि यहाँ पे जो 2
बड़े जायंट्स थे एप्पल और गूगल, उन्होंने इतना इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया था जो माइक्रोसॉफ्ट के पास में अभी शायद नहीं था। ना माइक्रोसॉफ्ट के पास में ऐप डेवलपर्स थे, ना यहाँ पे जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स वो थे, कोई भी नहीं था माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। इसीलिए यहाँ पे जो स्लो मूवर का एडवांटेज और जो लेना चाह रहे थे कि हम लोग स्लो मूवर हैं, हम लोग लेट आए हैं, स्लो मूवर हैं, लेकिन हम लोग कुछ यूनिक देंगे और फिर अगर आगे हम लोग ग्रोथ करेंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पर भी वो जो है मात खा गए। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे जो निकल करके आता है वो आता है उन्होंने कभी भी अपने फीडबैक्स को फीड फॉरवर्ड के अंदर कन्वर्ट ही नहीं किया। नोकिया को जब भी लोग सिग्नल दे रहे थे कि हमें जो है एंड्रॉइड का फोन चाहिए या हमें कुछ मीगोवर्स के जो आगे आने वाले फोन सब वो चाहिए, वो कभी नोकिया ने समझा ही नहीं, उनको जो है कभी फीड फॉरवर्ड के अंदर कन्वर्ट किया ही नहीं और यहाँ से जो है कंपनी डाउन होती चली गई। ये वो 5 लर्निंग्स है जो आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपने बिजनेस को अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, नोकिया की केस स्टडी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने बिजनेस और एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन दबाइए, आगे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और अपने व्यूज जो है वो कमेंट में हमें जरूर से बताइए कि आपको क्या लगता है क्यों नोकिया जो है फेल हुई थी। इन कारणों के अलावा अगर कोई कारण आपको लगता है तो जरूर से कमेंट में बताइएगा और हम मिलते हैं आपसे अलग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू, वंदे मातरम।